हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लेक्चर सीरीज़ के आगे हम आप लोगों को बताए थे लीगल कंसेप्ट क्या होता है, लीगल कंसेप्ट और फंडामेंटल राइट्स में अंतर क्या है, ये बताए थे। और आज हम आपको बताएंगे थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स में हम दो थ्योरीज को पढ़ते हैं, एक इंटरेस्ट थ्योरी, एक विल थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी एरिंग, सामंड, ग्रे और विल थ्योरी में हीगल, कांट और ह्यूम आते हैं। एरिंग की थ्योरी जो थी विधिक राइट, लीगल राइट हित पर आधारित है, इंटरेस्ट पर आधारित है। अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है, ये एरिंग का मानना था कि अधिकार क्या है, विधि द्वारा संरक्षित हित, जिसको विधि संरक्षित प्रोटेक्ट करती है वही अधिकार है। सामंड ने कहा, एरिंग के सिद्धांत को मॉडिफाई किया, बोला कि नहीं, लीगल राइट ओनली इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है, इसको इन्फोर्सेबल बाय स्टेट भी होना चाहिए। जब तक इसको प्रवर्तनकारी शक्ति नहीं होगी तब तक हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, विधिक अधिकार के लिए केवल विधिक संरक्षण दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। इन्होंने पशुओं के नैतिक अधिकार और विधिक अधिकार का बचाव किया, समर्थन किया कि पशुओं के पास भी एथिकल राइट और लीगल राइट होने चाहिए। और काफ़ी प्रयास से टॉर्ट में हम लोग पशुओं के राइट्स को पढ़ते हैं। ग्रे जो थे वो सामंड से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि अधिकार स्वयं में हित नहीं है, अपितु हित को संरक्षित करने वाला एक साधन मात्र है। इस साधन द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हित के सिद्धांतवादी विधिशास्त्रियों ने विधिक अधिकार को एक शक्ति माना, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद विल सिद्धांत, इसमें हीगल, कांट, ह्यूम आए। किसी व्यक्ति का अधिकार उसे इच्छा को प्रदर्शित करता है। अधिकार तभी सार्थक है जब उसके माध्यम से हम किसी वस्तु पर अपनी इच्छा को अभिव्यक्त या आरोपित कर सके। ड्यूगिट ने इस सिद्धांत की आलोचना की और बोला, सोशल सॉलिडेरिटी ही अधिकार का मूल स्रोत है। पैटर्न ने भी इच्छा को अधिकार का एक तत्व के रूप में स्वीकार किया। होम्स ने लीगल राइट को बोला कि ये केवल नेचुरल पर्सन पे ही यूज़ किया जा सकता है, आर्टिफिशियल पे नहीं। नेचुरल पर्सन पे को ही हम पब्लिक फोर्स आधारित कर सकते हैं और उनको संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल पर्सन पे ये सब नहीं कर सकते। अब आ गया एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट के तत्व क्या? सबसे पहली बात, लीगल राइट में प्रत्येक अधिकार का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट से व्यक्ति से क्या है, व्यक्ति में न केवल नेचुरल पर्सन बाकी आर्टिफिशियल पर्सन, इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन, कंपनीज, अनबॉर्न चाइल्ड, आइडल और वो गुरु ग्रंथ साहिब, एवरीथिंग इज पर्सन। प्रत्येक अधिकार में एक आबद्ध व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कि विधिक अधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य को कर्ता, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी या पर्सन ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। फिर होता है यह कर्ता जो है वो किसी अधिकार व कर्तव्य से आबद्ध होना चाहिए, मतलब पहले एक धारणकर्ता होना चाहिए, फिर किसी के प्रति होना चाहिए, फिर उसको आबद्ध होना चाहिए। फिर चौथा है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ राइट क्या होना चाहिए। तो ये निश्चित अनिश्चित वस्तुओं के लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी के लिए हो सकता है। फिर प्रत्येक अधिकार में एक टाइटल होनी चाहिए। इस तरह से इसके इतने प्रकार हैं। ये रहा आपका अधिकार क्या होता है और कैसे ये। उच्चतम न्यायालय ने मिस्टर एक्स अस्पताल के बाद में कहा था कि
विधिक अधिकार और व्यक्ति का ऐसा हित है जो राज द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय है। इस हित का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है। यदि किसी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार निहित है तो वह इस अधिकार के संरक्षण के लिए अन्य व्यक्ति से कर्तव्य मांग सकता है। इस वाद में यह हुआ था कि निजता के अधिकार का हनन हुआ था, पेशेंट ने कहा था, लेकिन डॉक्टर ने उस एड्स मरीज की जो गर्लफ्रेंड होने वाली थी, जिनका विवाह होने वाला था, उसको उसके बारे में बता दिया था कि ये मरीज है, पेशेंट है। तो उसने उसके ऊपर वो वाद लाया था। तो उस वाद को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ राइट में क्या क्या है। अधिकार का धारणकर्ता होता है, उसके बाद अधिकार से आबद्ध व्यक्ति होता है, फिर अधिकार की अंतर्वस्तु होती है, फिर अधिकार का सब्जेक्ट होता है, फिर अधिकार का हक होता है। अब प्रश्न आता है कि क्या इस अधिकार को इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है? तो बिल्कुल कराया जा सकता है। जिस तरह से लीगल राइट हमको न्यायालय के द्वारा प्राप्त होता है, तो न्यायालय द्वारा हम इसको इन्फोर्सेबल भी करा सकते हैं, बशर्ते इसमें हमको इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन, डैमेजेज, कंपनसेशन, ये सब मुझे मिलता है। डैमेजेस में दोनों डैमेज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत, टॉर्ट के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, इस तरह से हम इसमें दोनों चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गया लीगल ड्यूटी किसे कहते हैं। लीगल ड्यूटीज़ तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में आर्टिकल 51 से लेकर 11A तक। लेकिन ये ड्यूटी उस ड्यूटी से भिन्न है। ये लीगल ड्यूटी, इसमें ऑब्लिगेशन का तत्व होता है। एज द मॉरल ऑब्लिगेशन टू डू और ओमिट टू डू समथिंग, बट द लीगल ड्यूटीज टू डू और ओमिट ऑब्लिगेशन। तो जो पार्ट 4 में हम लोग पढ़ते हैं कर्तव्य, वो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, वुमेन्स डिग्निटी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को, धरोहर को सजो के रखने के प्रति होता है। ये उससे अलग है, ये है ऑब्लिगेशन है। ग्रे कहते हैं कि विधिक अधिकार की रक्षा के लिए संगठित समुदाय द्वारा लोगों को कुछ कार्य करने या उससे विरत रहने के लिए दिए गए निर्देश उनके विधिक कर्तव्य होते हैं। जिसे वह निर्देश दिया गया है उसके विधिक कर्तव्य होते हैं। द एक्ट और फॉरबियंस विच ऑन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी कमांड्स in order to protect legal rights and the legal duties to the person to whom these commands are directed. डायस इसको रीजनिंग मानते हैं, एज अ टूल्स ऑफ रीजनिंग को उन्होंने ड्यूटी माना और कहा कि आदेशात्मक प्रतिमान का नमूना कहा, पर्सपेक्टिव पैटर्न ऑफ कंडक्ट कहा। सामान्य ने अ ड्यूटी इज roughly speaking an act which one ought to do and act the opposite to which would be wrong। काम चलाओ ढंग से कहा जाए तो एक कर्तव्य, एक कार्य है जिसे एक व्यक्ति को करना चाहिए और ये कार्य विलोम, जिसका विलोम एक अपकार है। इस तरह उन्होंने इसमें बताया कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डिफरेंस है। अब आता है कि इस ड्यूटीज़ के प्रकार कितने हैं। तो ये 4 प्रकार का होता है, जैसे कि सकारात्मक, नकारात्मक, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव कर्तव्य होते हैं। प्राथमिक और सहायक कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य इंडिपेंडेंट होते हैं और सहायक कर्तव्य उससे जुड़े होते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य, सापेक्ष कर्तव्य में सहवर्ती अधिकार होता है, निरपेक्ष कर्तव्य में सहवर्ती अधिकार नहीं होता है। और विधिक और नैतिक कर्तव्य। अब इनका संबंध, कोरिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटी, दोनों का महत्वपूर्ण रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्स वर्सेस जेड वाले वाद में कहा था कि नहीं, वहाँ डॉक्टर का ये लीगल ड्यूटीज़ है कि वो अपने पेशेंट को उसकी सच्चाई के बारे में बताए, जिससे एक इनोसेंट व्यक्ति की जीवन सुरक्षा हो जाए। इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट राइट। पूर्ण अधिकार होते हैं, दूसरे होते हैं जो पूर्ण अधिकार होते हैं वो जो न केवल विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं बल्कि वो लीगली परिवर्तनीय भी होते हैं।
और जो अपूर्ण अधिकार होते हैं वो परिवर्तनीय, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। जैसे टाइम बार्ड डेब्ट हुआ, पर सीमा अधिनियम द्वारा अवधि बाधित है। यहाँ ऋण का अस्तित्व समाप्त नहीं है, अर्थात ऋण का अधिकार रहता है, परंतु उसको न्यायालय में माध्यम से हम उनको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। उबी जस एबी रिमीडियम, दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, इसका अपवाद है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य के नीति तत्व जो हैं वो भी अपूर्ण अधिकार की श्रेणी में आते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक मतलब वैसा अधिकार जिसके अधीन वह व्यक्ति जिस पर कर्तव्य अधिरोपित होता है अधिकार के धारण करता है या भोक्ता के लिए कोई कार्य करने के लिए बाध्य होता है। नकारात्मक कर्तव्य में बाध्य नहीं होता। सर्व संबंधी और व्यक्ति संबंधी कर्तव्य। राइट इन रेम एंड राइट इन परसोना। राइट सर्वबंधी अधिकार जो होते हैं, राइट इन रेम होता है वो व्यक्तिबंधी होता है, और राइट इन पर्सनम होता है इसकी उत्पत्ति जस्ट इन रेम से हुई है, और जस्ट इन परसोना इसकी भी जस्ट इन परसोना से। जस्ट इन रेम जो होता है वो सर्वबंधी अधिकार होता है, जैसे कि डिवोर्स विवाह का जो डिवोर्स वो होता है, डिवोर्स डिग्री होती है, वो सर्वबंधी अधिकार होता है। दूसरी बात, एक व्यक्तिबंधी अधिकार होता है जो निश्चित व्यक्ति पर अधिरोपित किया जा सकता है। चौथा होता है प्रॉपर्टियर एंड पर्सनल राइट, सांपत्तिक एंड व्यक्तिगत अधिकार। सांपत्तिक अधिकार संपदा से संबंधित होता है, चाहे वो कॉर्पोरेबल हो, इनकॉर्पोरेबल हो, चाहे जैसी भी हो। दूसरी तरफ जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं पर्सनल राइट होते हैं अपने बॉडी और पर्सन के लिए। पांचवा होता है राइट्स इन रीप्रोप्रिया एंड री एलिना, अपने स्वयं की संपत्ति पर अधिकार को स्वसंपत्ति का अधिकार कहते हैं, और दूसरों की संपत्ति के अधिकार को परसंपत्तिक अधिकार कहते हैं। छठा होता है प्रधान और सहायक अधिकार, प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट। प्रधान अधिकार स्वतंत्र होता है और सहायक अधिकार प्रधान अधिकार के अनुषंगी होता है। फिर होता है सातवां पुरोगामी और उपचारात्मक अधिकार। पुरोगामी अधिकार ये सारभूत होते हैं, ये संलग्न अधिकार कहते हैं। जब कोई अधिकार स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता, तो उसे पुरोगामी अधिकार कहते हैं। और जब ऐसे अधिकार में अधिकार जुड़ जाते हैं तो इन्हें रेमेडियल अधिकार कहते हैं। उसके बाद निहित अधिकार और समासित अधिकार। आप लोग टीपीए के सेक्शन 19 में निहित अधिकार पढ़े होंगे, जो वेस्टेड होता है, जो उत्तराधिकारी योग्य होता है, और जो समासित अधिकार होते हैं वो धारा 21 में जो उत्तराधिकारी नहीं होते हैं और जो अनिहित होते हैं। उसके बाद विधिक एवं सामयिक अधिकार, लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट। लीगल राइट होती है वो सभी को विधि द्वारा प्रदत्त होती है, और जो सामयिक राइट होती है वो हमको साम्य के द्वारा, इक्विटी के द्वारा प्रदान की जाती है। अब कल आपको इसमें हम हाफ फील्ड के थोड़े से सिद्धांत को बता के प्रॉपर्टी आप लोगों को कल बताएंगे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।